चलिए लिखिएगा बेटा। हाउ एक्सटर्नलिटीज cause inefficiency and मार्केट फेल्योर। यहीं पे छोड़ा था ना बेटा कि अब हमें देखना है कि ये जो अब शांत रहोगे। अब देखना ये है कि बेटा कि किस तरीके से ये जो हमारा एक्सटर्नलिटीज है ये हमारी इनइफिशियंसी को बता रहा है, और ये हमारा एक कारण किसका बनता है बेटा? मार्केट फेल्योर का एक तरीके का क्या बन जाता है? हमारा कारण बन जाता है। तो उसकी बात हम लोग यहां पर बेसिकली करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा प्राइवेट कॉस्ट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे सोशल कॉस्ट के बारे में, फिर हम लोगों को देखना होगा पब्लिक गुड्स के बारे में, फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के बारे में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो ये सब सारी चीजें ताकि हमें पता चल जाएगी किस तरीके से यहां पर इनइफिशियंसी क्रिएट हो रहा है और एक तरीके से मार्केट फेल्योर को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों को यहां पर बेसिकली बात करनी होगी। रे ना सुधरेगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा बेटा इसमें? प्राइवेट कॉस्ट। सबसे पहला कौन सा हम लोग लिखेंगे? प्राइवेट कॉस्ट। कि ये प्राइवेट कॉस्ट हमारा क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें। प्राइवेट कॉस्ट क्या है उसके बारे में बात करें। ये वाला फेंक देना। क्या है हमारा? प्राइवेट कॉस्ट। तो लिखिएगा बेटा प्राइवेट कॉस्ट is the money cost of production incurred by the firm, as for example wages, raw material, heating and lighting charges, एटसेट्रा। कहते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि अगर गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। क्या इसके बिना गुड्स की उत्पत्ति संभव है? नहीं है। कि अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स को अगर ध्यान में रखें तो वहां पर ये सारी चीजों का होना जरूरी है। अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए इन चीजों का होना आवश्यक है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है बेटा? प्राइवेट कॉस्ट के अंतर्गत। फिर दूसरा हमारा आता है बेटा सोशल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट में तो कुछ ना है, लेकिन सोशल कॉस्ट में कुछ हो रहा भी नहीं है। कहता है सोशल कॉस्ट refers to the total cost to the society on account of a production or consumption activity। social cost are private costs borne by individuals directly involved in transaction
together with the external costs borne by the third parties not directly involved in the transaction. कंजम्पशन के बाद क्या है? कंजम्पशन एक्टिविटी है बेटा. सोशल कॉस्ट आर द टोटल कॉस्ट incurred by the society when a good is consumed or produced. बेटा एक वो बताओ, जो हमारा प्राइवेट कॉस्ट था, जो हमारा बेटा बस एक हमने प्राइवेट कॉस्ट लिखवाया है और कुछ भी ना लिखवाया है अभी. जो हमारा प्राइवेट कॉस्ट था, उस प्राइवेट कॉस्ट के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि भाई अगर प्राइवेट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, जैसे हमने वेजेज वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह की बात करी थी, क्या उसके बिना हमारा गुड्स एग्जिस्टेंस में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है. तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट कॉस्ट. लेकिन कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. जैसे हमने बताया कि ये जो बाहर एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की जो बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई पॉल्यूशन है या किसी भी तरीके कोई दिक्कत है जिस कारण से दूसरों का नुकसान हुआ है, क्या उस गुड्स के कॉस्ट में उसको इंक्लूड किया गया है? नहीं. लेकिन नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? तो अगर सोशल कॉस्ट की बात करेंगे तो सोशल कॉस्ट में दोनों ही तरीके की बातें हमारी क्या होनी चाहिए? इंक्लूड होनी चाहिए. कि भाई जो हम यहां पर एक तो देख रहे हैं कि हमारा प्राइवेट कॉस्ट क्या है, और उसके अलावा ये जो थर्ड पार्टीज कॉस्ट है, देखो ना हमने क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारा थर्ड पार्टीज है जो कि डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा. तो इसलिए जब भी हम लोग सोशल कॉस्ट निकालते हैं तो सोशल कॉस्ट बराबर होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट की ये जो हमारा इंपैक्ट है, ये बाहरी इंपैक्ट है ना हमारा, तो जो हमारा बाहरी इंपैक्ट है वही हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कॉस्ट के नाम से आ जाएगा. जो हमारा बाहरी है वो हमारे किस नाम से आ जाएगा? एक्सटर्नल कॉस्ट. तो सोशल कॉस्ट में दोनों तरीके की बात करेंगे हम लोग, प्राइवेट के भी और साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉस्ट की भी. तो लिखेंगे यहां पर, नहीं लिखा था? लिखो आराम से, समय बहुत है हमारे पास. इस संडे को देख लेंगे किनका किनका क्या क्लास है. नहीं होगा तो 5-6 घंटे की हमारी क्लास होगी. मैं नहीं ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा बेटा. ठीक है बेटा, एक बार लिख लो ना, फिर प्राइवेट कॉस्ट दिखा दे रहा हूं. बातचीत नहीं. हो गया? सबने नोट कर लिया? यहां बोलो बेटवा. अभी राघव दिखा दे रहा हूं बेटा, गौतम दिखा दे रहा हूं, रुक जा. जल्दी से लिख लो. ये बस छूटा था और कुछ नहीं छूटा था. और मैंने 5 मिनट बोनस दे दिया था तब 1:50 में स्टार्ट किया था, नहीं तो मैं 1:45 मैसेज करने वाला था. तो इसलिए आज कोई बोल भी नहीं सकता कि टाइम नहीं मिला मुझे. सब नालायक हो गए हैं. बेटा जल्दी लिख लो, आगे करना है आज.
मैंने कहा सोचा था 3 क्लास में निपटा दूं और तुम लोग निपटाने नहीं दे रहे हो। कोई नहीं, हमें कोई ना दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलो, स्लोली स्लोली। संडे को क्यों रख रहा हूं? जितना रिमेनिंग होगा वो सब संडे को निपट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, संडे को दीपावली थोड़ी ना है, कोई बात नहीं। ट्यूसडे तक तो क्लास है, वेडनेसडे को तो छुट्टी है, उस दिन साफ सफाई कर लेना। चलो हो गया, चलो बेटा तो लिखिएगा बेटा, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, लिखो बेटा, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब बुद्धि को तो वहां से नहीं उठा सकता, लेकिन तुझे वहां से उठा के इधर बैठा दूंगा। नहीं पीछे, हाँ, क्योंकि बुद्धि को फिर बोलेंगे इधर बैठो तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए उसको तो उठाऊंगा नहीं, तुझे उठा सकता हूं मैं। तो सोशल कॉस्ट बराबर क्या हो गया बेटा, प्राइवेट कॉस्ट प्लस, या इसी को हम लोग प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कह सकते हैं क्या? बोलो, क्योंकि बोले ना कि भाई वहां पर जो भी पॉल्यूशन वगैरह हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो सोशल कॉस्ट में या तो प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट लिख दो, या प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लिख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोशल कॉस्ट। अब देखना ये भी तो पड़ेगा ना भाई कि कैसे ये हमारा जो है मार्केट फेल्योर को जन्म देता है। तो अब चलो कंक्लूजन भी उसकी हम लोग कर लेते हैं। पहले तो ये समझ गया कि क्या हमारा प्राइवेट कॉस्ट है और क्या हमारा सोशल कॉस्ट है। तो यहां तक हो गया, सबने टेप लिया, लिखिएगा, द मार्केट प्राइसेज determined without incorporating externalities are not ideal, as they do not reflect all social costs and benefits such prices send incorrect signals to producers and consumers and cause either overproduction और अंडर प्रोडक्शन। और बेटा कहीं पर भी या तो ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो, क्या मार्केट फेल्योर को जन्म देगा? ये नहीं देगा, क्योंकि हम तो बात किसकी करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना। होना तो क्या चाहिए था, इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या होगा, या तो ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन। क्योंकि देखो हर एक चीज को एक दूसरे को करेक्ट करना सही तो है नहीं, संभव है नहीं। तो हम क्या देख पाएंगे भाई, हम कितना भी डिमांड फोरकास्टिंग कर लें, क्या एक्चुअल फोरकास्ट कभी भी हो पाता है क्या? नहीं।
अगर एक्चुअल फोरकास्ट हो पाता तो रोहित शर्मा ने पिछले टेस्ट में क्या करा था, टॉस जीत करके बैटिंग लिया, 46 पे ऑल आउट। फोरकास्ट सही हुआ क्या? नहीं हुआ। और उसी तरीके से न्यूजीलैंड ने आज फोरकास्ट किया, अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, 160-65 पे 3 ही विकेट था, तो 4 हो गया, अश्विन लिया। तो अब देख रहे ना, तो कहीं ना कहीं फोरकास्ट में क्या होगा, दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी? एक्चुअल फोरकास्ट तो हो नहीं पाएगा। तो जब एक्चुअल फोरकास्ट नहीं हो पाएगा तो क्या वैल्यू सही से कंसीडर कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर डिमांड के लिए हमने फोरकास्ट करी और फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो या तो ये हो सकता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए, या तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। या तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, या तो क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन। तो अगर ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट फेल्योर को जन्म देगा या नहीं देगा? मार्केट फेल्योर अराइज होगा या नहीं होगा? कहता है 10 वी कंक्लूड दैट when there is externality, a competitive market will produce a level of output which is not socially optimal. This is a clear case of market failure ना बेटा। तो क्या करेगा कि भाई जो आउटपुट बनाएगा कि एस्टिमेटेड आउटपुट बना लेगा। अब एस्टिमेटेड आउटपुट अगर बन गया तो क्या हमारा इक्विलिब्रियम को शो करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट फेल्योर एराइज होगा। ओके, पर मजा तो फिर भी ना आवेगा। चलिए जरा कर लेते हैं बेटा पब्लिक गुड्स के बारे में, क्योंकि नाम सुनेला सुनेला है, अब तनिक देखेला देखेला हो जाए। हो गया यहां तक? तो पहला हो गया प्राइवेट कॉस्ट, दूसरा क्या लिखा हमने, सोशल कॉस्ट। अब तीसरा क्या लिख दो, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? नाम सुना है, चैप्टर 1 में डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। कब दिया गया था डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट? सर आपने बताया नहीं था, लिखवाया था 1954 ना, 1954 ही शायद लिखवाया था। ठीक है, याद रख लेना। चलो जी बेटा लिखिएगा, पॉल ए सैमुअल्सन who introduced the concept of collective consumption गुड्स ना, गुड्स लिख लो। देखो गुड लिखूं या गुड्स लिखूं, मतलब वस्तुएं। इन हिज पाथ ब्रेकिंग 1954 पेपर, द
प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर is usually recognized as the first economist to develop the theory of public goods कि 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जब उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उसमें उन्होंने ये फोकस करा था किसके ऊपर बेटा? पब्लिक गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर फोकस किया था उसने? पब्लिक गुड्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर किसी ने पब्लिक गुड्स के बारे में बताया तो वो कौन थे बेटा? पॉल ए सैमुअल्सन। कौन थे वो हमारे? पॉल ए सैमुअल्सन। इन्होंने बताया कि ये पब्लिक गुड्स is defined as one which all enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a goods leads to no subtraction from any other individual's consumption of that goods। बेटा एक वो बताओ, सरकारी बस है, तुमने वहां पर उस बस पे सफर किया, तुमने क्या करा? उस बस पे सफर किया। क्या ऐसा होगा कि जब उतरोगे तो उस सीट को उठा के घर ले जाओगे? होगा भाई? तुमने इस्तेमाल किया, फिर कोई और बैठेगा, फिर कोई और बैठेगा, उसके बाद कोई और बैठेगा, लगातार ये क्रम क्या होता जाएगा? चलता चला जाएगा, ये नहीं चलता जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरे के लिए क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरीके से पार्क वगैरह में घूम के आते तो क्या करते? वहां का सारा ऑक्सीजन निचोड़ के चल दिए कि अब दूसरा आएगा तो दम घुट के मर जाए? नहीं। क्या उसके कंजम्पशन से क्या उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होता है? पब्लिक गुड्स। तो वही बोला गया कि ये पब्लिक गुड्स इज डिफाइंड एज वन विच ऑल एंजॉय इन कॉमन इन द सेंस कि सब क्या करे? सभी मजे ले। इसका मतलब क्या हो गया? कि सभी एंजॉय करे, सभी मजे ले। सेंस दैट each individual's consumption of such a goods leads to no subtraction from any other individual's consumption। कि अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के कंजम्पशन से उसकी वैल्यू में क्या हो जाए? किसी भी तरीके की कमी हो जाए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं होगा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? बताइए, पब्लिक गुड्स कहलाएगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कार खरीदने के लिए चले जाएं, तो जिस कार को आपने खरीद लिया क्या वो दूसरे के लिए अवेलेबल होगा? अब नहीं है। लेकिन बसवा में टिकट दे दिया, जैसे उतरे तुम्हारा यात्रा संपन्न। ट्रेन में जाते हो तो कभी ऐसा हुआ रिजर्वेशन करा लिए तो उठा के ले जाएंगे, पेंच वेंच लेके खोलो और चलो घर लेके चलते हैं। अरे वो छोड़ो, सिंपल सा चादर वादर ओढ़ने के लिए देता है ना, क्या वो भी मोड़ मार के घर ले गए हो? नहीं ना। कौन ले गया रे? पुलिस को फोन करे अभी।
है कि नहीं? टॉवेल वगैरह होता है, पिल्लो कवर वगैरह होता है, ब्लैंकेट वगैरह होता है, कोई घर लेके जाता है क्या भाई? वो लगातार बार बार क्या होता जाएगा? कंजम्पशन होता रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो जहां पर और भी लोग अगर इस्तेमाल करें बट उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन अगर नहीं होता है तो वही हमारा पब्लिक गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो इतना तो याद रख लोगे। लिखें कुछ भी आसान शब्दों में, मतलब तो यही है ना। पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया? कब दिया? ए परी दीदी, बाद में बतिया लेना। बताओ, एक तो बीच बीच में एब्सेंट कर देती है, आती है तो बतिया लेते लगती है। दीदी आप कितने दिन के बाद आए हो? नहीं, पड़ोसी बराबर आती है ना। चलो फिर मेरा आंख खराब हो गया होगा। नहीं, वैसे भी पीछे का एरिया बराबर खाली रहता है। चलो, हो गया बच्चों यहां तक? तो सोशल गुड्स समझ गए। सोशल गुड्स का कंसेप्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया? पॉल ए सैमुअल्सन ने। कब? अच्छा, कौन सी बुक लिखी उन्होंने? द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, चलिए जी। मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। अगर हम पब्लिक गुड्स को देख रहे हैं तो अभी हमने बीच में बोला था कि आप कार खरीदो और कार की जो है वो वैल्यू अब दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो सामान दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। भाई जो आपने परचेज कर लिया वो क्या दूसरों के लिए उपलब्ध होगा? अब नहीं होगा। तो अब यहां पर हम लोग एक छोटी सी बात कर लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, कि प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, जरा इसको देखें। क्या हुआ, शुभम वगैरह का आज खत्म नहीं हुआ क्या प्लान? अच्छा उधर है। वही हम सोचे कि यहां से प्लान बनाने अभी तक गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ तुम्हारा। कल बनाया था ना रेड कलर का बेटा, फिर पर्पल कलर का कर दिया था चेंज करके। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नहीं मुझे लगा अभी तक सिस्टम बन ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी पीछे भी बैठना चाहिए। लेकिन पीछे बैठ करके बेटा वो तो नहीं, भेलपुरी तो ना बना रहे हो? हाँ, नहीं कल आज तक पे दिखा रहा था ना कि किसी कॉलेज का था, इंजीनियरिंग कॉलेज का, टीचर पढ़ा रहे थे, पीछे में बैठ के एकदम प्याज वगैरह काट के भेल मुड़ी मरा रहा था। मैंने सही है यार, बोला आइडिया मस्त है ना बेटा। नहीं यहां भी होता है कि कुछ समय में पीछे नाश्ता ही चल रहा था, आज नहीं आई वो? अच्छा इधर छुपी हुई है बेटा, इतना पीछे मत बैठा कर, दिखती नहीं है फिर। चलो जरा, एक तरफ लिख लो प्राइवेट गुड्स और एक तरफ प्राइवेट गुड्स पब्लिक गुड्स। Note face any have free rider प्रॉब्लम। किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा क्या? नहीं, तो किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध नहीं होगा। पब्लिक गुड्स इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन,
भाई प्राइवेट गुड्स होगा तो सीधा बोल दोगे ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इस तरीके का बात। लेकिन पब्लिक गुड्स में इस तरीके का बात होगा क्या? नहीं ना, वहां पर किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन की बात तो है नहीं, सबों के लिए उपलब्ध है। क्या हुआ? पब्लिक गुड्स इज नॉट फेस एनी हैव फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या हुआ? राइडर लिखा है मैंने, RIDER। अभी अभी तो बोला था किसी के लिए फ्री में उपलब्ध नहीं होगा। है रे बेटा, फ्री वाइब्स वाली कोई बात नहीं होगी। अच्छा, इसको भी राइवल पढ़ रहे थे? कहां से दिख गया राइवल, जरा बता देना भाई। नोट फेस एनी हैव फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि फ्री में मिल गया। किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं। ओलिगोपोली अगर याद होता तो वहां पे राइवल का मतलब बताया था। हाँ, क्या हुआ? ओ भाई, तो मैं दो अलग अलग चीज लिख रहा हूं। हे दादा, कैसन बात करता है, दो अलग अलग चीज। यहां लिखिएगा प्राइवेट गुड्स। अब लोगों खाली पहले प्राइवेट ही लिख देता हूं, फिर मिजाज टंच। हाँ, प्राइवेट में ज्यादा नहीं, 3-4 को लिखना है, पब्लिक में भर भर के लिखना है ना। कंजम्पशन में किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होगा। तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी इस्तेमाल करो, सभी इस्तेमाल। भाई पार्क जाते हो, झूला झूल के आ गए, फिर तुम उतरे, दूसरा बैठ के झूलेगा या नहीं झूलेगा? या सीधा करे मेरा झूला है कोई नहीं बैठ सकता, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। वहां पे क्या हुआ, आप भी झूले, दूसरा भी आके झूले, किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ अपना पर्सनल गाड़ी खरीद के तुम रखे हुए हो, तो कोई आके बैठ जाएगा कि अभी हमको चलाने का मन हो रहा है, हम तो चलाएगा, बैठने दोगे? नहीं ना, उसको सीधा क्या बोले, ए सुन सुन, ये फ्री वाला समझ रखा है, चल भाग यहां से, नहीं बोल देते हैं। तो प्राइवेट में ये होता है, लेकिन पब्लिक गुड्स में बस है भाई, कोई आए कोई जाए, कोई देखने वाला है नहीं। ठीक है, लिखिएगा प्राइवेट गुड्स आर excludable, that is, it is। अब ज्यादा बोलोगे यहां पे सही से लिखा हुआ नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा ICI मॉड्यूल पे, लिखना शुरू कर देना, और वहां फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड द प्रिवेंट कंज्यूमर्स। भाई जिसने खरीद लिया तो दूसरे के लिए अब वो उपलब्ध होगा? नहीं होगा ना भाई। अगर किसी ने उसको परचेज कर लिया है या किसी ने उसका कंजम्पशन कर लिया तो दूसरे के लिए अब वो उपलब्ध नहीं होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट गुड्स इज RIVALROUS, rivalrous, that is the RIVALROUS, राइवल में ROUS जोड़ दो ना, that is the purchase and consumption of a private goods by one individual prevents another individual from
कंज्यूमिंग इट, भाई एक ने कंज्यूम कर लिया तो ऑटोमेटिक दूसरों के लिए क्या हो गया, ना हो गया ना। अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए क्या हो गया, मनाही हो गई या नहीं हो गई। तो ये हमारा किसके अंतर्गत, प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत। इसकी जरूरत आपको कहीं पर नहीं पड़ेगी। मेन जो देखना पड़ेगा वो कौन देखना पड़ेगा, पब्लिक गुड्स को। कहां, राइवलरस बेटा, RIVALROUS, ठीक है। पब्लिक गुड्स में लिखा था ना नॉन राइवल, तो यहां पर क्या होगा, राइवल वाला हो जाएगा। तो राइवल में ROUS जोड़ दो। हो गया। अब इसको भी V मत समझ लेना, U है, राइवल रस। ठीक है मालिक। ओ चलो हो गया। अरे बुद्धि लिख लिया, हटा दें। हो गया बच्चों यहां तक। चलिए अब पब्लिक में आराम से भर भर के लिखते हैं हम लोग। किसका नहीं हुआ, बता। सर कितने बजे छुट्टी होगा, भंडारा इज गोइंग ऑन। क्यों, कुछ बच्चे भंडारा में लग गए हैं क्या। बुद्धि हो गया रे। सर फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, कंज्यूमिंग इट लिखा है बेटा, CONSUMING, कंज्यूमिंग इट। हो गया। 5 मिनट में। हो गया बच्चों। चलो लिखो इधर अब। ओह बात मत करो, CONSUMPTION, कंजम्पशन। हो गया बंद। कंजम्पशन ऑफ ए पब्लिक गुड्स, बेटा बात ना कर। कंजम्पशन ऑफ ए पब्लिक गुड्स बाय वन इंडिविजुअल does not reduce the quality or quantity available for all other individuals।
क्या उपयोग करने से दूसरों के लिए कोई वैल्यू में कमी आएगी क्या बेटा? नहीं आएगी, है कि नहीं? पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट में क्या बोला था? जैसे ही तुमने बोल दिया ये सामान मेरा है तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया या नहीं कर दिया? स्टॉक से हटा दिया गया। लेकिन पब्लिक गुड्स में एक्सक्लूड नहीं होगा। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजिबिलिटी पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजिबिलिटी। इसका मतलब हो गया कि भैया जो जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता है, सबों का बराबर हिस्सा है नहीं, नहीं। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए, ईच इंडिविजुअल may consume all of the goods, है कि नहीं? तुम सारा का सारा कंज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है वो? पब्लिक गुड्स है। क्या है वो हमारा बेटा? पब्लिक गुड्स है। एंड लास्ट वन, public goods are generally more vulnerable, vulnerable to more affected, मतलब मोर इफेक्टिव लिख लेना, ब्रैकेट में अगर लिखना हो तो मोर इफेक्टिव, टू इशू such as externalities, vulnerable, इसका मतलब होता है बेटा मोर इफेक्टेड या मोर इफेक्टिव। ठीक है? vulnerable such as externalities, inadequate property rights and free rider problems। प्राइवेट में किसी भी तरीके की फ्री राइडर की बात हुई थी क्या? नहीं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जब लोग जान जाता है कि भाई ये तो हमारे लिए क्या है? फ्री है, तो उसका क्या कहते हैं? एकदम पूर्ण उपयोग की तरफ जाते ही नहीं। झूला पे बैठ गया ना तो हिलवे नहीं करेगा, बोलेगा रुको ना हम झूल रहे हैं, हम झूल रहे हैं, अभी आप भी झूल लेना, लेकिन उतरवे नहीं करेगा, मन लग रहा है। तो फ्री राइडर वाली बात है। लेकिन अगर आप देखो ना, बाहर झूला वगैरह झूलने जाते हो प्राइवेट वाले में, वो क्या कहता है कि भाई 10 मिनट के लिए इतना चार्ज, आपको 10 मिनट के बाद उतरना होता है, ये नहीं होता है। लेकिन पार्क वगैरह में एकदम झूल, बसंती झूल चलता रहता ही नहीं चलता, कोई टाइम की पाबंदी। सेकंड दिखा दे रहा हूं मालिक, वो धीरे लिख लिया था, क्या लिखा है वो? क्या बात। सेकंड पॉइंट सबने टेप लिया? अरे बोलो, चलो सेकंड पॉइंट लिख ले भाई। कौन सूटी मार रहा है रे? देख लेता बेटा वुल्नरेबल के बाद क्या लिखा हुआ है।
तो इशू लिखा हुआ बेटा, काउंटिंग नहीं। मैंने उस दिन से बोला नहीं कि मैं रोज अटेंडेंस लेता हूं कि कितना बच्चा है कितना नहीं है। नहीं, समोसे के लिए नहीं बेटा, सबके बाद में गुर्दे लाल होंगे, अभी रुको तो सही। मैं इधर भी बार बार ऑनलाइन वालों का फोटो खींचता हूँ कि कौन कौन कितने टाइम में कितने बच्चे थे, तभी तो इलाज होगा अच्छे से। कौन सा क्लास कब तक होगा? मिनिमम 5:30 तक होगा। आज कोई चिल्लाओ कुछ चिल्लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ा। ये वाला तो 3:20 तक होगा। हो गया? चलिए जनाब, अब जरा एक नोट करके लिख लीजिएगा। लिखना, इफ, बेटा बात ना करो ना, कितनी बार बोलूं एक ही चीज। इफ individuals make no offer to pay for public goods, there is market failure. There is market failure in the case of these goods, and the profit maximizing firm will not produce them. Producers are not motivated to produce a socially optimal amount of products if they cannot charge a positive price. Positive price for them or make प्रॉफिट फ्रॉम देम। भाई एक वो बताओ, अगर मार्केट में अधिक से अधिक पब्लिक गुड्स ही आ जाए, या यूं कह दे कि सारा पब्लिक गुड्स ही आ जाए, तो भाई एक वो बताओ, हर जगह पे सारा चीजें फ्री वाला मिल जाएगा तो कोई पैसा देकर के फिर उन चीजों को खरीदना चाहेगा? जब उन चीजों को खरीदना नहीं चाहेगा तो कोई प्राइवेट वाला उन चीजों को बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। फिर कहीं ना कहीं स्केर्सिटी आएगा, ये नहीं आएगा बेटा? तो अगर स्केर्सिटी आएगी तो इसका मतलब मार्केट फेल्योर जरूर होगा। कहते हैं एज सच टफ public goods are extremely valuable for the well-being of the society left to the market
they will not be produced at all or will be grossly underproduced. Thus, there is a market failure in the case of public goods. तो देखो मार्केट में बेटा ना कंपटीशन और वेलफेयर दोनों का होना जरूरी है। मार्केट में कंपटीशन और वेलफेयर दोनों का होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे जाएंगे तब भी मार्केट फेल होगा, क्योंकि फिर सोशलिज्म होगा नहीं। और अगर सिर्फ हम लोग सोशल की तरफ जा रहे हैं, सोशल वेलबींग की तरफ जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग पब्लिक गुड्स बना रहे हैं, तब भी हमारा क्या होगा बेटा, डिमेरिट्स होगा, ये नहीं होगा। जैसे अगर कोई सरकार कह देती है कि भाई हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, जितनी बार वो फ्री शब्द यूज करेगा ना, उतनी बार प्राइवेट सेक्टर जो है वो गलत निगाहों से देखेगा ही नहीं देखेगा। भाई एक वो बताओ, अगर किसी गवर्नमेंट बोल दे कि भैया हम इस कंपनी का बिजली जो है इस रेट पे तय करेंगे और इस कंपनी का इतना, तो जो सस्ता होगा लोग उसी का ना इस्तेमाल करेगा, तो जिसका महंगा होगा लोग उसको त्यागेंगे या नहीं त्यागेंगे? तो क्या वो कंपनी फिर काम करना चाहेगी? भाई अगर सरकार ने हर जगह पे पार्क बना दिया हो तो फिर ये जिम वगैरह का कौन सा, अगर जैसे आपने देखा होगा बीच में ओपन जिम का भूत चला था कि हर पार्क में जिम बना देंगे, हर पार्क में जिम बना देंगे, तो ये जिम वाला सब क्या बाहर में जिम का काम करता? क्या नहीं करता। तो याद रखना, जितना ज्यादा अगर सोशल वेलबींग वाला मार्केट में गुड्स होगा, जितना ज्यादा पब्लिक गुड्स होगा, उतना ही मार्केट फेल्यूर के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जो भी प्राइवेट गुड्स वाले हैं, वो उससे क्या होगा, कन्नी काटेगा, किनारा हो जाएगा, वो उससे निकल लेगा, वो उन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा, या करेगा भी तो क्या होगा, नाम मात्र के लिए करेगा। तो फिर मार्केट में हमारी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं रह पाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? तो मतलब पब्लिक गुड्स के केस में भी क्या होगा बेटा, मार्केट फेल्योर का चांसेस बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। और उसी तरीके से अगला है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में क्या है कि देखो, किसी भी चीज के बारे में अगर आप 100% इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो क्या सामने वाला डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाएगा क्या? भाई आप लोगों ने लॉ में एक टर्म्स पढ़ा होगा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, है कि नहीं? कि जानबूझ करके भी ये हो सकता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और अनजाने में भी हो सकता है नहीं? तो आपने जैसे देखा भी होगा कि भाई अभी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ही शायद पढ़ रहे थे, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, वॉइडेबल होता है ना, है कि नहीं? कि वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि दोनों का चांसेस क्या होता है। उसी तरीके से यहां पर भी टर्म्स बनता है हमारा कि अगर हम कभी भी मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन दी है और गलती से वो रह गया, गलती से वो इंफॉर्मेशन बताना पूरा रह गया, तो इसमें दिक्कतें उतनी ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर जानबूझ करके किया गया हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं होगा। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अपना सारा प्रॉब्लम बताते हो कि ये है, बाद में याद आता है और ये दादा भूल गए कि सर दर्द बराबर कर रहा था, तो ये भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था। अब हो सकता है कि सर्द दर्द से उस बीमारी का कोई कनेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिए तो सामने वाला जो जजमेंट करेगा वो सही होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला बोलेगा आपके घर में किसी को डायबिटीज ना, आज तक किसी को नहीं, पता चला घर में तुमको छोड़ के सब है, तो दिक्कत हुआ या नहीं हुआ? ये जानबूझ करके आप इन्हें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया। या जैसे मकान मालिक जब रूम रेंट पे देता है, कभी बताता है कि हमारे रूम बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है? नहीं। अरे बेटा इससे अच्छा तो तुमको पूरा एरिया में नहीं मिलेगा, इससे सस्ता और बढ़िया। पता चलेगा जिस दिन शिफ्ट हुए उसी रात में खूब बारिश हुई, आंख खोल के देख रहे तो नीचे पानी भरा हुआ है। नहीं होता दिक्कत है ये सब, है कि नहीं?
अच्छा, क्या करोगे बेटा, उसका बिजनेस है, झूठ बोल के ही तो काम चलाएगा ना बेटा। तो अब देख लेना कि अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो तब भी क्या होगा बेटा, मार्केट फेलियर का चांसेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, रात में चुड़ैल आ जाता है, हाँ बेटा बच के रहना, तुझे ही उठा ले जाएगी। चलो जी, तो लिखिए बेटा, हेडिंग दीजिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। चौथा टर्म है ना बेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखो पीछे वाला सब गायब हो गया। अच्छा, भंडारा खाने गया? नहीं, सॉरी। लिखो बेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सोचेंगे इसके बाद। इसके बाद ज्यादा नहीं, एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बता के फिर उसके बाद दे सकते हैं। लिखिए बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बात ना करो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज एन important element of a competitive market. Perfect information implies that both buyers and sellers have complete information about anything that may influence their decision making. भाई हम सभी जानते कि इंफॉर्मेशन के कारण ही तो डिसीजन मेकिंग होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हमने इंफॉर्मेशन में दिया तो उसके कारण डिसीजन के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट हो सकता है। हो सकता है जो तुमने डिसीजन इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पर जो उसने डिसीजन मेकिंग करा हो वो कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट डाल दिया हो, नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया हो। However, this assumption is not fully satisfied in real markets because of this assumption is not fully satisfied in real market because of, क्यों नहीं है जरा उस बातों को देखें। अच्छा रह गया, और जल्दी करो, अब आईसीआई का स्टडी मटेरियल निकालूंगा। नहीं, बहुत है बेटा।
बात ना करो। क्या हुआ? अभी कौन सा तेरा फेयरवेल हो रहा है जो पार्टी चाहिए तुझे? हाँ तो फेयरवेल जब होगा तब ना। जनवरी में तुम्हारा परीक्षा है पूर्वक। हो गया फेयरवेल। जिंदगी में कभी वेल रहा है जो फेयरवेल करेगा? चलो लिखो बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी of products and services. Complexity of products and services. बेटा जैसे ये म्यूचुअल फंड वगैरह होता है तो देखते हो ना, सब कुछ बोल देता है, लास्ट में बोल मतलब अपने जोखिम के ऊपर सारा काम करे, नहीं बोल देता है कि नहीं? कि भाई हमने बता दिया, बाकी तुम सोच समझ के करना, हम नहीं गारंटी लेते कि पैसा बढ़िए जाएगा। हाँ, सेंटर फ्रूट से भी ज्यादा पहले बड़ी धीरे धीरे बोलेगा, आराम से, और लास्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है खत्म। तो भाई अब वहां पर भी फुल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो ब्रैकेट में लिख लेना म्यूचुअल फंड, या फिर डॉक्टर से दिखाते उखाते हो तो उसके इसमें भी होगा या नहीं होगा बेटा? डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, difficulty of getting correct information, deliberate misinformation by interested parties. देखते हो ना बेटा आजकल कितना भ्रामक प्रचार होता है। जैसे आप लोग जो है ना गेम वगैरह का प्रचार आता होगा, एविएटर खेलिए पैसा 10 गुना 20 गुना 30 गुना, ये देखिए 100 गुना हो गया, नहीं हो गया? ऐसे इंफॉर्मेशन आते या नहीं आते गेम में? भ्रामक प्रचार नहीं करता है, ठग लेता है या नहीं ठग लेता है? कोई खेले हो इसमें? या वो वाला, वो पोकर वाला कुछ करके एक आता है ना, रम्मी रम्मी वगैरह ना, तो उस सब में भी क्या होता है कि 3 पत्ती वगैरह लोग खेलते हैं, सोचते हैं खूब पैसा कमाएंगे, पता चलता है जो हो पैसा था वो हार के बैठ गए हैं। ड्रीम 11 ऐसे बोलेगा कि बस ये अगला 1.5 करोड़ आप ही के लिए रखा गया है, तुम पैसा तो लगाओ, ये 1.5 करोड़ हम देने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? वो बोल रहा है रेड बुल पियो उड़ जाओ, है कि नहीं? एनर्जी। तो ये सब क्या होता है बेटा? ये एक तरीके का भ्रामक प्रचार है या नहीं है? तो ये भी एक मिसलीड कर रहा है या नहीं कर रहा है? मिस इंफॉर्मेशन है या नहीं है? क्या यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है क्या? नहीं खे मिलता है। अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, अब किस तरीके से ये हमारा मिलेगा और क्या क्या इसमें गलतियां हो सकती है, तो इसको एग्जाम्पल के बेसिस पर देखेंगे हम लोग। हर्षित चल इधर, बात से कौन सा पानी पीता है? देखो ऐसा है, मैं पिछले कुछ दिनों से अगर न्यूट्रल हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शांत हो गया हूं। बेटा एक मूवी है जीत, काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोला, ठीक है ना? तो बेटा यही बात यहां भी याद रखना,
मैंने धोना बंद किया है, धुलाई अभी भी भूला नहीं हूं। उठ के एक आध को धुन दूंगा, फिर शांत रहोगे अपने आप। मैं नहीं चाहता हूं वह आखिरी समय में किसी को कूटूं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसलिए नॉर्मल रहो। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, शांत रहो शांत रहो। बेकार में झूठ मूठ का एक आध को निकालेंगे, अच्छा लगता है क्या? तब देखो हमारे मनोज को देखो, नहीं पढ़ता वो अलग बात है, लेकिन शांत रहता है। बेटा रुक तो, आज बाबूजी को शिकायत करता हूं मैं, करूंगा आज बात। 7:30 बजे तक घर पहुंचे जाते हो, उसी के बाद तुम्हारे घर से कॉल आया है, जितनी बार भी आया है। आज रुक जा। चलिए लिखिएगा सबसे पहला बेटा, ASYMMETRIC, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब सिमेट्रिक वगैरह क्या होता है ना, ये सारा अपना सेट्स रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तो सर पढ़ाएंगे, मुझे नहीं आता। कहता है असिमेट्रिक, क्या हुआ, इंफॉर्मेशन अकर्स when there is an imbalance information between buyer and seller। क्या लिखा बेटा हमने? इम्बैलेंस इंफॉर्मेशन, कि किसी न किसी के माइंड में क्या होगा, चोर जरूर होगा। किसी न किसी के माइंड में क्या होगा, चोर जरूर होगा, कि भैया हम तो जानबूझ करके ये झूठ कर रहे हैं। तो कैसे? तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है द लैंडलॉर्ड नो मोर अबाउट their properties than the tenants। किराएदार से ज्यादा अच्छा जो है मकान को कौन जानता होगा बेटा? बताइए। पड़ोसी। किराएदार से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा? मकान मालिक ना। तो यहां पर मकान मालिक जो है मिसलीड कर सकता है या नहीं कर सकता है? मिसलीड कर सकता है या नहीं? दूसरा, ए बोरोअर knows more about their ability to repay a loan than the lenders। भाई तुम्हारे ही दोस्त होंगे, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे कि भाई रे इतना पैसा देना, हम तुमको वापस कर देंगे 3 दिन में। लेकिन वो जानता होगा बेटा तू दे तो सही, हमें तो पता है कि हम लौटा नहीं पाएंगे। तो भाई जो बोरोअर है, जिसने कर्ज लिया है, जो लोन लिया है, वो अपनी स्थिति भली भांति जानता होगा ना कि हम आगे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, है ना? तो वो मिसलीड कर सकता है या नहीं कर सकता है? अरे बस 2 दिन में, अभी 2 दिन में देता हूं ना पैसे, दे तो सही एक बार, लेकिन 2 दिन के बाद मिलेंगे तब ना देंगे, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं मिलते हैं, और आज तक उसका भुगतान भर रहा हूं। चलो चलो, हो गया बेटा। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स
हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स नोज मोर अबाउट देयर स्टेट ऑफ हेल्थ। बेटा यहां स्टेट ऑफ हेल्थ का मतलब गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मत समझना, स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, स्टेट ऑफ हेल्थ, देन द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा भली भांति आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, खबर या नहीं होगी। तो भाई जब इंश्योरेंस वाला आता है तो वो अगर पॉलिसी आप करवाते तो वो अलग अलग चीजें पूछता है या नहीं पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसमें क्या करते बेटा, कुछ ना कुछ घपला मार देते हैं या नहीं मार देते हैं। हाँ हाँ मेरा एकदम तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, अब बाद में पता चला खाली बीमारी है, भरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं। तो ये भी क्या होगा बेटा, दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी। फिर उसके बाद ए यूज्ड कार सेलर knows more about the vehicle quality than the buyer। भाई कभी भी कार बेचने वाला ने बोला है कि नाना हमारी गाड़ी में एकदम तंदुरुस्ती है, कोई खराबी है, बोलता है क्या कभी खराबी के बारे में ना, बोलेगा ये देखिए ऐसा चलेगा जैसे मक्खन हो, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, आप एक बार खरीदो तो सही बेटा, खरीद के जाओ, उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो गैरेज वाले के पास आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि भाई बेहतर स्थिति तो वो जानता है ना जिसने लगातार उसको यूज किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा, नहीं एक बार हम भी ऐसे में ठगा चुके हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। तो हम भी ठहरे अलग किस्म के प्रजाति। मैंने एक कार खरीदी थी सेकेंड हैंड, पहले चलाना सीख रहा था तो मैंने सोचा सेकेंड हैंड खरीदूं, तो सेकेंड हैंड कार खरीदी, पीतमपुरा जा रहा था पढ़ाने के लिए, रास्ते में खराब हो गया, मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी, फोन करके बोला बेटा ले जा और कल पैसा पहुंच जाना चाहिए किसी भी शर्त में, नहीं तो दुकान नहीं रहेगा, बातें ही खत्म। उसके बाद बोलता रह गया सर दूसरा ले लो, बोले लेना ही नहीं तेरे से, अब पैसा पहुंच जाना चाहिए बस, और वापस ले लिया, छोड़ू क्यों। भाई जो सेलर है वो ज्यादा इन चीजों को जानता है, लेकिन कभी भी वो आपको बताएगा एक्चुअल स्थिति नहीं। और उसी दिन कसम खा कि आज के बाद जिंदगी में कभी कोई सेकेंड हैंड चीज लेना ही नहीं है भाई, पहला और आखिरी। अरे सिंपल सी बात है भाई, कोई भी सामान, अब मोबाइल अगर मान लो सेकेंड हैंड कोई खरीदे तो भाई किस स्थिति में उसने खरीदा है, क्या खरीदा है, वो जो जिसने यूज किया वो जानता है ना। अब हम लोगों का फोन कोई ले बेटा, ये इसका जितना कॉस्ट है ना उससे ज्यादा हमने इसको निचोड़ लिया है, अगर ये 1-1.5 साल ही हुआ है हमने भरपूर इस्तेमाल करा है, क्योंकि किसी दिन ऐसा नहीं होता कि 10 घंटे से कम फोन यूज हुआ हो, नॉर्मल है 10 घंटा नॉर्मल यूज हुआ होगा, चाहे रील्स देखने में ही हो, इंस्टा देखने में ही हो, किसी में भी हो। फिर उसके बाद बहुत सारा वीडियो वगैरह का भी काम करना पड़ता है कि नहीं, रोज इमेज वगैरह बनाना पड़ता है हमें अपना, तो आराम से करते रहते हैं, तो भरपूर यूटिलाइजेशन। आफ्टर 5 AM बिफोर 1-2 AM ये चलता रहता है इसमें कार्यक्रम। अब दिन भर भी देखो मोबाइल में मैच वैच चलता ही रहता है, कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, तो ये सब भी क्या है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। लेकिन मैं जब किसी को अरे कहाँ हम फोन कहाँ इस्तेमाल करते, दिन भर तो क्लास में रहते हैं, शाम में थक के सो ही जाते हैं, कहाँ इस्तेमाल, बहुत से बहुत 15 मिनट आधा घंटा दिन में इस्तेमाल होता होगा, हो गया ना घपला। भाई जिसका वो सामान है वो उसके बारे में बेहतर जानता होगा, बायर्स को क्या पता, वो तो मान लेता है हाँ हाँ चलिए आप अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ले गया अगले दिन हैंग होना शुरू, खत्म कहानी। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एक तरफा गलती हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, लिखिएगा। हाँ और हैं अभी शुरू कहां किए बेटा, सॉरी, देखो कृपया शांति बरकरार रखे, अभी 1 घंटा 12 मिनट ही हुआ है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो है, तो मैं मना कहां कर रहा हूं,
ना लो, हमारी जिम्मेदारी वो थोड़ी ना है। हम तो आज सारे कंसेप्ट मेनली खत्म करवाएंगे चाहे जैसे हो, क्योंकि कल किसी भी शर्त में सारे क्वेश्चन के साथ मुझे टॉपिक को कंप्लीट करना। लिखिएगा, एडवर्स सिलेक्शन एंड moral hazard are two central concepts related to the problems of information gaps in many market। ये जो इंफॉर्मेशन के कारण गैप बन रहा है वो नॉर्मली कितने तरीके का होगा बेटा? दो तरीके का। कौन कौन सा? एडवर्स सिलेक्शन और दूसरा कौन सा? मोरल हैजार्ड। तो कोशिश करते हैं कि आज पहले हम लोग एडवर्स सिलेक्शंस की बात तो कर ही ले ताकि आगे भी काम हमारा चल जाए। तो लिखिएगा बेटा एडवर्स सिलेक्शन, ये दोनों कर लेंगे आज, 3:30 तक हो जाएगा बेटा। एडवर्स सिलेक्शन, थोड़ा थोड़ा सा तो है ही। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, 10-12 मिनट में हो जाएगा, लिख जल्दी। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जनरेट्स adverse selection and affects a transaction before it occurs। asymmetric information generates adverse selection and affect a transaction before it occurs। The party which has more information take advantage and this could potentially put the ignorant party at a loss। भाई जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ एक भली भांति है, लेकिन वो जानबूझकर दूसरों को क्या पहुंचा रहा है बेटा? नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है? ये इसका मतलब है कि वो काम ही इसलिए कर रहा है ताकि आपके ऊपर क्या हो? नेगेटिव इंपैक्ट हो। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? बताओ। एडवर्स सिलेक्शन के नाम से जानेंगे कि जहां पर कोई जो दूसरी पार्टी है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है। तो जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो जो पार्टी बाय कर रही है, जो खरीद रही है, या जो सेकंड पार्टी है जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर क्या ले रहा है? एडवांटेज, और सामने वाले को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एडवर्स सिलेक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, किस नाम से जानेंगे उसको हम लोग? एडवर्स सिलेक्शन के नाम से जानेंगे। और दूसरा है हमारा कौन सा? मोरल हैजार्ड ना बेटा। तो मोरल हैजार्ड करके काम आज खत्म करेंगे। क्या बेटा? और बता। तो लिखिए मोरल हैजार्ड। क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो वो आराम से कल और परसों 2 दिन में कर लेंगे हम लोग।
कहता है मोरल हैजार्ड arises whenever there is an externality. It is about actions made after making a market exchange which may have adverse impact on the less informed person. In other words, it is about the opportunities characterized by an informed persons taking advantage of a less informed person through an unobserved action. It arises from lack of information about someone's future behavior. बेटा हमने जब कार बेचा तो कार एकदम अच्छे स्थिति में था, लेकिन तुम्हारे पास जाते ही वो खराब हो गया। अब यहां पर मुझे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं थी ना, मेरी कहीं से ये भावनाएं नहीं थी कि तुम्हें क्या करे, नुकसान पहुंचाया जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ा ही नहीं हो। तो देख रहे हो ना, मैंने दो शब्द यूज किया था ना कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन में दो ही शब्द यूज किया था हमने। तो चूंकि लॉ नहीं है तो हम लॉ का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तो फ्रॉड के जगह पर यहां पर क्या आ गया था बेटा, एडवर्स सिलेक्शंस। फ्रॉड के जगह पे क्या आ गया, एडवर्स सिलेक्शन, और मिसरिप्रेजेंटेशन के जगह पे क्या आ गया, मोरल हैजार्ड। कि हमारा नैतिकता था कि हम आपको गलत नहीं बता रहे हैं, हमने जो बताया, जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, हमारी सही है, बट गलती हो गवा। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, मोरल हैजार्ड के अंतर्गत। भाई जैसे होता है ना कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनी वाला आया, आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आपने जो पास्ट अपना चेकअप करवाया था उसके बेसिस पे दे दिया, लेकिन आज टेस्ट करवाने गए आपको डायबिटीज निकल गया। अब आपने इंफॉर्मेशन गलत नहीं दी थी ना, वो तो बाद में आपको भी पता चला कि ऐसा हो गया है, पहले तो इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। तो आपकी नैतिकता वो नहीं है गलत देने की, बट वो क्या हो रहा है, बाद में नेगेटिव हो जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा मोरल हैजार्ड। जबकि एडवर्स सिलेक्शन में क्या था, जानबूझ करके गलत बताया गया था ना, जानबूझ करके उन चीजों को छुपाया गया था ताकि हम अपना एडवांटेज ले सके और किसी तरीके से ये काम हो जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो अब कंक्लूजन लिख के खत्म करें।
तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा, लिख लो 10 और नीचे, ठीक है 10 asymmetric information leads to elimination of high quality goods from the markets. Economic agents end up either selecting substandard products or leaving the market altogether. Asymmetric information leads to elimination of high quality goods from the market. Economic agents end up either selecting substandard products or leaving the market altogether. भाई कि ये जो asymmetric information की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत यही बात है कि भाई जो तुमने हमें दिया, तो इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन गलत होने से जो स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो लोगों का धीरे धीरे भरोसा क्या होगा, खत्म होगा। तो या तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या उस तरीके का मार्केट से गुड से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। कि अगर अब हमने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह नहीं परचेज करना, तो हम मार्केट से अपने आप को एलिमिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मार्केट से अगर एलिमिनेट किए तो डिमांड कुछ कम हुआ या नहीं हुआ, भाई हमारी जो डिमांड होती है वो तो कम हुई ना। तो ऐसे ही तरीके की आती है, किसके कारण, अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। तो ये सारी तो हमने बताई कि भाई प्रॉब्लम है जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मार्केट फेलियर हो रहा है। अब यहां पर हमको बेसिकली देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करेगी। भाई इन सभी चीजों को में सुधार करेगा या नहीं करेगा, इन सभी चीजों के अंतर्गत कहीं ना कहीं सुधार की बात आएगी। तो कल हम लोग गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हो रहा है 3:23, एडजेक्ट 3:45 में स्टार्ट कर दूंगा मैं, तब तक मैं भी कुछ भोजन कर लेता हूं। भंडारा नहीं रे, और कोई भी बच्चा सोच